जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। ध्यान करो, ध्यान। पुकारती मां भारती, तुम्हारी जरूरत है। सबसे युवा मुल्क भारत दुनिया का, और परेशान। ध्यान करो, नहीं तो ये बिजनेस करने आए व्यापारियों ने भारत पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि बेहोशी की मात्रा ज्यादा थी। बड़ी बेहोशी थी लोगों में, बड़ी बेहोशी। और बेहोश आदमी बड़ी आसानी से कब्जे में आ जाता है। ये बेहोश भारत 1757, बेहोशों की संख्या ज्यादा थी, होश वाले कम थे। आदमी बेहोश होगा तभी तो भाई भाई से लड़ेगा। होश में जिसको पता है कि मेरी 24 साल उम्र में अपना साम्राज्य खुद बना लूंगा, वो एक 3 बिस्से के मकान में अपने भाई से हिस्सा क्यों मांगेगा? 18वीं शताब्दी का भारत बेहोश शासकों के हाथ में, बहुसंख्यक बेहोश, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। और अंग्रेजों ने भारत की समृद्धि देख ली, संपत्ति देख ली, डिसिप्लिन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उद्देश्य स्पष्ट। भारत और बहुसंख्यक भारतीय मस्त, पैसा आ ही रहा है, विदेशी कंपनियां पैसा ला ही रही हैं, गजल चल रहा है, डांस चल रहा है, दारू चल रही है। मेंस में, आईएएस के मेंस में क्वेश्चन आता है कि बेहोशी के दौर में अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया। ये आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। मैं पहली बार जब इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने इस वर्ड को पकड़ा कि बेहोशी के दौर में अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया। वो कहानी कहां से शुरू हुई? बंगाल से। बंगाल नवाब और कंपनी के बीच झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ? दस्तक। मामला बिगड़ा कब? जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा 1756। अब एक तरफ बंगाल का नवाब सिराज और दूसरी तरफ फोर्ट विलियम का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब दोनों का व्यक्तित्व देखो। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क से गवर्नर, विजनरी, प्लानर, श्रूड, मैच्योर, सक्सेसफुल। साउथ में उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला इम्पेशेंट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सराउंडेड बाय विभीषण। देखो दोनों व्यक्तित्व को। एक राजा के पद पे है, एक क्लर्क के पद से गवर्नर बना है। पर्सनल क्षमता। इस देश का युवा घूम रहा है चारों तरफ, रो रहा है, नौकर बनने के लिए रो रहा है। ठीक है, नौकरी करनी चाहिए, हम सब करते हैं, लेकिन नौकरी और गुलामी में फर्क है। गुलामी, आप किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार हो। भाई मिर्जापुर में गुड्डू भैया का डायलॉग बड़ा फेमस है कि भैया आपके लिए नौकरी करते हैं, नौकर नहीं है। खो चुका है आंतरिक क्षमताओं को, आंतरिक शक्तियों को, भूल गया। बादाम की क्रीम लगाकर चेहरे की चमक बढ़ा रहा है, शराब पीकर मौज कर रहा है, कह रहा मजा आ रहा है। शराब पीकर, अरे मजा तो ध्यान का है।
कि आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठे और बैठे 2 घंटा बैठे हैं, मन कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। उसकी मजाल तुम्हारी शरीर का अंग तुम्ही से बदतमीजी करे, कोई बाहर वाला करे तो समझ में आए। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ना पढ़ने दे, पापा ना पढ़ने दे, कोई दोस्त आके कमरे में उठा के लेके चला जाए, समझ में आता है। तुम्हारा मन, तुम कहते हो सर हमारा मन हमको बैठने ही नहीं दे रहा है। कैसे बैठने देगा? तुमने उसको निरंकुश छोड़ रखा है। 20 साल उसने जो जो तुमसे कहा तुमने किया, उसने गुलाम बना लिया तुमको। और गुलाम राजा नहीं बनते। बैक पेन हो रहा है 22 साल में, 3 किलोमीटर चल नहीं पा रहे हैं। दो घंटा बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, शरीर कमजोर है, मन कमजोर है, और बनना क्या है? राजा। कैसे संभव? कैसे संभव? उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट। तंबाकू खाएंगे कंसंट्रेशन बनेगा, तो रिक्शे वालों का सबसे ज्यादा होता। ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ, ध्यान करो। ध्यान से क्या होगा? तुम्हारे देखने की क्षमता बढ़ेगी। तो जैसे ही तुम किताब खोलोगे तो जितना पैराग्राफ पढ़ोगे उसका चित्र बनेगा यहां पर। और जिस दिन चित्र बनने लगा, अरे तुम आईएएस बन के रिजाइन करोगे कि अब नहीं करेंगे ये सब नौकरी। रिजाइन करोगे, रिजाइन। जिस दिन यहां चित्र बनने लगा तुम रिजाइन करोगे। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। क्लाइव ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत हाई है, देख रहा है भारत के लोग बेहोश हैं, दूसरे के बल पे राजा बन रहे हैं। कम से कम अंग्रेज और भारतीयों की शारीरिक संरचना ऐसी है, रंग ऐसा है कि दिखाई पड़ता है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। व्यापारी बाहर से आए हुए, इनका सहारा। अपने घर के नौकर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो घर पर कब्जा करने के लिए, अपने भाई से लड़ने के लिए। वो तुम दोनों को साइड लाइन करके खुद मालिक हो जाएगा। पर्सनालिटी। सिराजुद्दौला अपने समय का आदमी नहीं था, और क्लाइव अपने समय से आगे चल रहा था, उत्साहित। दक्षिण में उसकी विजय, उत्साहित होकर पहुंचा बंगाल। सपना तो था ही। सिराज, कोई उत्साह नहीं, कोई सपना नहीं। फॉर्मूला क्लाइव को पता ही था कि करना क्या है। विभीषण निकालने। किसी के घर में, किसी के समाज में, किसी के देश पर कब्जा करना हो, आदिकाल का सूत्र है विभीषण निकाल लो। विभीषण। और एक विभीषण ने रावण को बर्बाद कर दिया। जहां 100 विभीषण है, क्लाइव पहुंचा कलकत्ता। झगड़ा हो चुका था शिराज और कलकत्ता काउंसिल के बीच। शिराज ने फोर्ट विलियम पर कब्जा भी कर रखा था, लेकिन उसका चार्ज किसको दिया था? मानिक चंद, सिविलियन अफसर को। दिमाग है ही नहीं, इतना सामरिक, इतना इंपॉर्टेंट स्थल, उसका चार्ज तुम सिविलियन अफसर को दे रहे हो। है ही नहीं। और जब कलकत्ता की खबर पहुंची मद्रास कि बंगाल के नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया है, क्लाइव को भेजा गया कि तुम अच्छा खेलते हो, जाओ। 1756 क्लाइव ने फ्रांसीसियों की दशा बदल दी। कहां? दक्षिण में। कितना इंपॉर्टेंट ईयर है ये सब 1756 में हो रहा है। 1756 क्लाइव ने मानिक चंद को घूस दे दिया, फोर्ट विलियम वापस ले लिया। सिराज ने कोई कदम नहीं उठाया, जाने दिया। पहला कदम देखो कैसे प्रायोरिटी सेट करके, जो विजनरी है, जिसके बाद दिमाग है, कैसे खेल खेलता है। कलकत्ता पहुंचा, मानिक चंद को घूस दिया, फोर्ट विलियम वापस ले लिया। फिर दूसरा कदम क्या उठाया? विभीषणों को बुलाया। मीर जाफर, खादिम खान, होमी चंद, मानिक चंद, जगत सेठ, सबको बुलाया। बाबूजी, हाँ बोले यार, ये तुम्हारा नवाब बहुत बदतमीज है। अरे बोले साहब,
बोले साहब हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ बोले तुम्हारे परेशानी तो दूर करने हैं, क्या चाहिए जगत सेठ? बोले साहब व्यापार। जगत सेठ कंपनी को ऋण देता था, इतना पैसा था उस जगत सेठ के पास, इंग्लैंड की कुल संपत्ति मिलाकर उसके अकेले के पास संपत्ति थी जगत सेठ के पास। कंपनी को लोन देता था, काम आई बाप बस व्यापारिक छूट मिल जाए थोड़ा। खादिम खान को बोला तुम्हें क्या चाहिए खान? बोले साहब कमांडर इन चीफ बन जाते। बोले बिल्कुल। बोले मीर जाफर? बोले साहब हम तो नवाब बनना चाहते हैं साहब। दूसरे की शक्ति पे आनंद लेने का उद्देश्य सिर्फ नपुंसकों की धारणा है। 2 बार रिपीट कर चुका हूं इस लाइन को। दूसरे की रोशनी में कौन चमकेगा जिसकी खुद के पास रोशनी नहीं है? सैटेलाइट। तुम दूसरे की रोशनी में चमकने की कोशिश मत करो। तभी तो तुमसे बार बार कहता हूं क्यों सेल्फी लेते हो सबके साथ? चलो लाइक आ जाएगा, 500 लाइक आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। लोग पूछ लेंगे अरे भैया इनसे कहां मिले? फिर 4 दिन बाद खत्म। दूसरे की रोशनी में चमकने की कोशिश मत करो। दूसरे की शक्ति पर महत्वाकांक्षा मत पालो। अपनी शक्ति का विकास करो, अपनी रोशनी का विकास करो। यही तो है सारा ध्यान और योग का खेल। भगवान शंकर के पास क्या है? ध्यान और योग। वो सीखना है। भगवान राम त्याग और तपस्या के सूचक, भगवान शंकर योग और ध्यान के सूचक, और दोनों को जो फॉलो कर लिया वो भगवान भले न बने देवता तो बन ही जाएगा। क्लाइव ने बुलाया इन सबको, सबको बुलाया, सबको कहा तुमको क्या चाहिए मानिक चंद? बोले साहब। होमी चंद ने कहा साहब हमको 20 लाख रुपया चाहिए। बोला दूंगा। अपने गवर्नर का फर्जी दस्तखत कर दिया, वाटसन का, लो ले जाओ। तो पहला क्या किया? कलकत्ता का फोर्ट विलियम वापस लिया, किससे? घूस के द्वारा। दूसरा विभीषणों पर को अपनी तरफ मिला लिया। तीसरा कदम बड़ा शानदार उठाया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अपने दुश्मन पर सीधा हमला कभी मत करना। सरकार देखे हो ना, अमिताभ बच्चन पर हत्या का आरोप, किसी भी व्यक्ति का जनाधार छीन लो, जन समर्थन छीन लो। अपने दुश्मन को मारने से पहले, उस पर हमला करने से पहले उसका जनाधार छीन लो। घर में, घर के बाहर, समाज में, राष्ट्र में जन समर्थन छीन लो कि जब तुम उसे मारो कोई समर्थन में ना खड़ा हो। लोग कहें भैया बहुत अच्छा किया, दुष्ट था, राक्षस था भैया, असुर था। यही तो किया अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ। WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दुनिया ने पूछा अमेरिका से कि इराक पे क्यों हमला कर रहे हो? बोले ये राक्षस WMD रखा हुआ है। बोले अच्छा। हाँ बोले दुनिया का विनाश करना चाहता है। अब बोले भैया मार डालो। तो जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन पे हमला किया, तो कोई भी देश दुनिया का सद्दाम के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। बस वही हाल किया रॉबर्ट क्लाइव ने शिराज के साथ, ब्लैक होल ट्रेजेडी की कहानी गढ़कर, फिर मैं कहूंगा गढ़कर। राजू भाई दीक्षित, राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है कि मैंने रिसर्च किया ब्लैक होल ट्रेजेडी के घटना पर। जिन जिन अंग्रेजों का नाम लिखा था उसमें से कोई भारत नहीं आया था। यह राम मनोहर लोहिया जी के स्टेटमेंट है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में जिन जिन अंग्रेजों का नाम लिखा था कि ये मर गए, ये हताहत हुए, उनमें से कोई भारत आया ही नहीं था। और इस कहानी को सिर्फ एक अंग्रेज ने लिखा, हॉलवेल ने। उसको बाद में गवर्नर बना दिया गया, शायद अपने काम का तोहफा मिला उसे। 3 काम किया क्लाइव ने। देखो कैसे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हर खेल से पहले। उत्तेजना काम नहीं करेगी, शांति काम करेगी, धैर्य। गांव में बहस हुई, बाताबाती हुई, गोली चला दिए, दोनों घर बर्बाद।
आज भारत के गांवों की स्थिति देखो, खासकर उत्तर भारत के गांवों की, है कुछ नहीं, ताव बहुत ज्यादा है कुछ नहीं, उत्तेजना बहुत ज्यादा है। हम लंबरदार जिस साइकिल पे चल रहे हैं वो चेन उतर रही है 4 बार। शिराज के पास क्या है? उत्तेजना। उत्तेजना में उठा गया, कलकत्ता पे कब्जा किया, भाग आया। क्लाइव के पास उत्तेजना नहीं है, धैर्य है, शांति है। यह व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू होता है। बाली के पास उत्तेजना है, प्रभुराम के पास उत्तेजना नहीं है। रावण के पास उत्तेजना है, प्रभुराम के पास उत्तेजना नहीं है। शिशुपाल के पास उत्तेजना है, भगवान कृष्ण के पास उत्तेजना नहीं है। दुर्योधन के पास उत्तेजना है, अर्जुन के पास उत्तेजना नहीं है। देखो, इसीलिए पात्र पढ़ाए जाते हैं, एक हारने वाला, एक जीतने वाला। इसलिए नहीं कि तुम उनकी हार और जीत का मजा लो ना, तुम सीखो कि जीतने वाले का व्यक्तित्व कैसा था और हारने वाले का व्यक्तित्व कैसा था। शिराज के पास उत्तेजना है, क्लाइव के पास उत्तेजना नहीं है, शांति है, धैर्य है, और उस धैर्य में वो कदम उठा रहा है। पहला कदम कलकत्ता वापस ले रहा है, सिर्फ घूस देके, लड़ने की जरूरत ही नहीं। दूसरा कदम विभीषणों को बुला रहा है। तीसरा कदम शिराज को बदनाम कर रहा है। और जब उसकी तैयारी हो गई, यही है तैयारी, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे गांव में किसी की जमीन कब्जा करने की हो, आराम से। उत्तेजना जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। आज के युवाओं को बर्बाद किए दे रही, बर्बाद। न प्रेम कर पा रहे हैं, न पढ़ाई कर पा रहे हैं, न पूजा कर पा रहे हैं, न युद्ध कर पा रहे हैं। आज के युवाओं की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है उत्तेजना। और उत्तेजना को सिर्फ एक ही चीज खत्म करती है, और कोई दवाई नहीं है ही नहीं। सिर्फ एक चीज, उत्तेजना की बस एक दवा है, ध्यान। तभी तो कहते हैं कि जहां समंदर सबसे ज्यादा शांत होता है वहां सबसे ज्यादा गहरा भी होता है। किनारे पे कितनी तेज तेज लहरें आती हैं, कोई गहराई नहीं। अभी पुरी जाओ, देखो कितनी तेज तेज लहरें आती हैं किनारे पर, कोई गहराई नहीं। और जब रॉबर्ट क्लाइव की तैयारी पूरी हो गई, तब रॉबर्ट क्लाइव ने एक मुद्दा तैयार किया, चंदरनगर की तरफ पलटा, फ्रांसीसी अड्डे की तरफ। कहा तुम लोग हमें सरेंडर करो। अब हम और आमिर खान आपके घर में किराएदार है, और आपसे पूछे बिना मैं आमिर खान से कह रहा हूं कि मकान छोड़ दो, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपकी संप्रभुता पे हमला है, सोवर्निटी। मैं मकान मालिक बन रहा हूं, तो हमारा आपका झगड़ा होगा। बस यहीं पर कंपनी और शिराज का झगड़ा शुरू हुआ, जिसका परिणाम रहा प्लासी का युद्ध 1757। क्या लाइन लिखी है नीचे, द विक्ट्री दैट वन एन एम्पायर, एक जीत जिसने एक साम्राज्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ बंगाल की सेना, एक तरफ कंपनी की टुकड़ी, और विभीषण। एक तरफ एक योग्य नेतृत्व, दूसरी तरफ एक बेवकूफ और अनुभव विहीन नेतृत्व। प्लासी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। दुनिया के इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हुए
जिनके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। यह दुनिया के इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जिसने ब्रिटेन को साम्राज्य बना दिया। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। कुबेर कब्जे में आ गया ना, कुबेर, अकूत संपत्ति, और युद्ध भी नहीं हुआ। शिराज की तरफ से उसके दो सेना नायक कमांडर मीर मदान और मीर मोहन, बस दो ही लड़ रहे, बाकी तो सब अंग्रेजी सेना से मिले हुए थे। बाकी सब अंग्रेजी सेना से मिले हुए थे। और उसी में मीर जाफर पहुंचता है मीर सिराजुद्दौला के पास। कहता, बेटा तुम्हारी जान खतरे में है। सिराज ने कहा, अच्छा। बोला, अरे तुम निकलो मेरे बेटे के साथ। और वो युवा नवाब गलती नहीं किया, ब्लंडर किया, ब्लंडर। चेस के गेम के नियम राजा ना जाने, रिक्शा वाला ना जाने, समझ में आता है। और रिक्शा वाला जिस दिन चेस खेल ले, रिक्शा वाला रहेगा ही नहीं। चेस के गेम का नियम नवाब ना जाने। नवाब, तुम चेस के गेम से राजा हटा दो, गेम ओवर। युद्ध चल रहा है, अगर राजा भाग जाएगा सेना सरेंडर कर देगी। इसीलिए विभीषण के बाद जो दूसरा सबसे खतरनाक नाम है वो है मीर जाफर। और शिराज ने अनुभवहीनता में युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। और जैसे ही शिराज ने युद्ध के मैदान को छोड़ा, नवाब की सेना को लगा कि हम, राजा तो भाग गया, नेतृत्व विहीन सेना कैसे लड़ेगी। सेना ने सरेंडर कर दिया। और दूसरी तरफ मीर जाफर का बेटा मीर मिरान शिराज को एस्कॉर्ट कर रहा था। उसने शिराज की हत्या कर दी। ये देश जब भी परेशान हुआ, अपनों की वजह से हुआ। ये तो हम बहाना बनाते हैं, साहब महमूद गजनी ने हमको मारा, ऐसे ही। राजपूतों का देश, ब्राह्मणों, अभी मैं बोल दूंगा तो तुमको बुरा लगेगा। कोई चंद्रवंशी, कोई सूर्यवंशी, कोई परशुराम वंशी, ऐसे कैसे कोई मार के चला जाता है? क्योंकि तुम आपस में एक दूसरे को नहीं हो। और यह बात स्वीकार करने में तुमको बहुत दर्द होता है। और जैसे तुम्हारे ऊपर बाय खतरा खत्म होता है, तुम आपस में लड़ने लगते हो। ये आज की बात नहीं है जो आज चल रहा है, ये हमेशा की बात है। ये आज कोई नया थोड़ी है कि आज ही लोग लड़ रहे हैं, हमेशा। और जब तक ये देश अपनी इस कमजोरी को पहचान कर इसको दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक ये देश कभी भी खतरे से बाहर नहीं आएगा। ये तो छोटा मोटा झगड़ा था, 200-400 लोग मरे थे, इतना तो दंगे में मर जाते हैं। ये कोई वॉर थोड़ी थी, बैटल थोड़ी थी। इतिहासकार लिखते ही हैं कि प्लासी वॉज नॉट अ बैटल, इट वॉज अ बिट्रायल। प्लासी कोई युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। और सारे युद्ध शरीर की शक्ति के बल पर नहीं जीते जाते, मन की शक्ति पर। वो चाहे प्लासी हो और चाहे आईएएस का प्रीलिम्स हो। और बंगाली कवि है, पोएट नवीन चंद्र सेन लिखता है कि यहीं से बंगाल के काले रात की शुरुआत। कंपनी का कब्जा बंगाल पे, कंपनी। और कंपनी को क्या चाहिए? प्रॉफिट। खून ही निकालना नहीं शुरू किया, बोन मैरो। कभी तुमको मौका लगे एक नॉवेल पढ़ना, आनंद मठ, बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बहुत पतली सी किताब। कभी तुमको मौका लगे बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पढ़ना, 15-20 पेज क्रॉस होने के बाद तुम रोने लगोगे। इतना बुरा हाल बंगाल का। इंसान इंसान को मार के खा रहा था। देखो, कब तक अंग्रेजों को गाली दोगे? कब तक महमूद गजनी को गाली दोगे? अपनी कमी कभी नहीं देखोगे? मुगलों ने लूट लिया, मुगलों ने लूट लिया, बिना तुम्हारी मर्जी के। तुमने कहा लूटो, उन्होंने लूट लिया।
1526 से 1707 तुम एक ही नहीं हो पाए कभी। अपनी कमी नहीं देखोगे, और हर मरा हुआ आदमी हमेशा दूसरे की कमी देखता है, और हर जिंदा आदमी अपनी देखता है। इस देश की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि यह कभी अपनी कमी नहीं देखती। इन्होंने लूटा, उन्होंने लूटा, इन्होंने मारा, ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो मुसलमान नहीं है। 1757 भारत की इतिहास में एक सबसे अहम तिथि, सबसे इंपॉर्टेंट डेट, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के कुबेर पे कब्जा। मीर जाफर ने इतना पैसा दिया कंपनी के अधिकारियों को, अकेले क्लाइव को 50 लाख रुपया दिया अप्रोक्सीमेटली। अब इस पैसे का उन्होंने क्या किया? इस पैसे को उन्होंने फंड किया दक्षिण में, फ्रांसीसियों को तो उड़ा दिया कंपनी ने। इस पैसे से भारत का उत्पाद खरीदने लगे। यहीं से शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर बेहोश आदमी के पास धन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुए में लुटा देगा, कोठे पे ले जाएगा। सबके पास धन होना भी नहीं चाहिए। 95% लोगों को पैसा किस लिए चाहिए? भैया मजा लेना है। कहां लोगे मजा? क्या करोगे? तुमको पता ही नहीं मजा और आनंद में क्या फर्क है। मजा एक नशा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तुम आनंद के चक्कर में पड़ो, परमानेंट। तुम मोटिवेशन के चक्कर में पड़ते हो, पीरियोडिकल, आधे घंटा, 1 घंटा। तुम शक्ति के चक्कर में पड़ो, तुम गलत चीजों के चक्कर में ही पड़े हो। तुम जिस पैसे की तलाश में हो वो सिद्धार्थ के पास भी था, लेकिन सिद्धार्थ ने शक्ति पाली, बुद्ध बन गए। बुद्ध बन गए, पैसा अपने आप चारों तरफ रहने लगा। तुम मजे की तलाश में हो, तुम आनंद की तलाश में नहीं हो, तुम मोटिवेशन की तलाश में हो, तुम शक्ति की तलाश में नहीं हो, तुम नौकरी की तलाश में हो, तुम दिमाग को जिंदा करने की तलाश में नहीं हो। बस भैया किसी तरह नौकरी लग जाए, भैया शादी हो जाए, भैया। इस देश के मेजॉरिटी युवाओं के सामने 2 ही चुनौती है, एक नौकरी, एक शादी। 1760। अब मीर जाफर कितना पैसा दे? उसको अंग्रेजों ने सोने का बैग कहा कि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ी हम गए उस बैग में हाथ डाले, पैसा निकाल लाए। कब तक? 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले पैसा नहीं, नीचे उतर। फिर पूछा कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, साहब हम बनेंगे। और 1760 में कंपनी ने मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। अब मीर कासिम बना तो कंपनी की वजह से राजा, लेकिन होशियार बनने लगा, सद्दाम हुसैन की तरह बिहेव करने लगा। जिसके बल पर सत्ता में आया उसी को आंख दिखाने लगा। राजधानी परिवर्तन कर दिया, मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, राजधानी परिवर्तन किया। सबसे पहला काम उसने किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी ले आया मुंगेर। करेंसी, कैलेंडर और कैपिटल को परिवर्तन करना सिर्फ राज्य का अधिकार है। 3, करेंसी, कैलेंडर और कैपिटल, ये 3 का परिवर्तन सिर्फ राज्य कर सकता है। तो उसने राजधानी परिवर्तन करके ये मैसेज दिया कि मैं राजा हूं। अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि क्या बात है यार, थोड़ा दूर चले गए, आजकल करीब नहीं आ रहा। बोले यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है। हाँ, बोले कोई बात नहीं, जाओ। प्रशासनिक सुधार करना शुरू कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों की वजह से ही तो खराब हो रहा था। कैनन फैक्ट्री लगा दी, ईरान की तरह न्यूक्लियर प्लांट। अब ईरान न्यूक्लियर प्लांट अगर लगाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, तो पश्चिम उसका शोषण कैसे करेगा? वेस्ट उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेगा? तो जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात करता है, वैसे ही अमेरिका कहता है क्या करोगे, क्यों बना रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब? अब ईरान कैसे कहते तुम्हारे लिए बना रहे हैं? ईरान कहता है हमारे बच्चे एक देखना चाहते हैं, सैंपल में बना रहे। बोले हमसे ले लो, दिखा दो।
तुम नहीं बनाओगे, क्योंकि शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। शोषण हमेशा कमजोरी का किया जाता है। किसी की रोशनी में चमकने की कोशिश मत करो, किसी की शक्ति से अपने आप को उठाने की कोशिश मत करो। अपनी कैनन फैक्ट्री लगा दिया मीर कासिम ने। अंग्रेजों ने कहा कि कैनन फैक्ट्री किसके लिए, किससे खतरा है तुम्हें? अब मीर कासिम कैसे कह दे तुम्ही से खतरा है? मीर कासिम ने कहा ऐसे ही पटाखा वटाखा बनाएंगे। बोले पटाखा हमसे ले लो। मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा कि तुम 10 तक का वायलेशन करते हो उसको बंद करो। अरे बोले बेटा ये तो चलता रहेगा, बंद बंद कुछ नहीं होगा। और इरिटेशन में मीर कासिम ने क्या किया कि जो इंटरनल ड्यूटी थी उसको खत्म कर दिया। कहा तुम तो देते ही नहीं तो मेरे लोग क्यों दे। और जैसे ही मीर कासिम ने इंटरनल ड्यूटी को खत्म किया, अंग्रेजों ने कूद के मीर कासिम का कॉलर पकड़ लिया कि बेटा तुम हमारे डॉबरमैन हो, तुमको पता नहीं है हम मालिक हैं, हम, तुम कुछ नहीं करोगे बिना हमसे पूछे। क्राउन लगाओ, दारू पियो, मुजरा देखो, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो यार? तुम राजधानी परिवर्तन कर रहे हो, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहे हो, तुम मिलिट्री रिफॉर्म कर रहे हो, रेवेन्यू रिफॉर्म कर रहे हो, सेना बना रहे हो, कैनन फैक्ट्री बना रहे हो, और अब तुम इंटरनल ड्यूटी खत्म कर रहे हो। तुम कठपुतली हो बेटा, ये धागे में हमारे हाथ में, हम उठाएंगे गिराएंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। अरे मीर कासिम ने कहा कैसे नहीं करेंगे? बोला नहीं करोगे। और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। अब मीर कासिम की तो औकात थी नहीं अकेले कंपनी से निपटने की, तो मीर कासिम भाग गया अवध। यूपी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुद्ध मूर्ख, शुद्ध, कहते ना 24% गोल्ड, शुद्ध मूर्ख, शुद्ध। वहां एक डिफॉल्टर पहले से ही बैठा हुआ था, शाह आलम मुगल बादशाह। एक मूर्ख, एक अंधा, और उसी में पहुंच गया एक लेम। ये मानसिक अवस्थाओं की बात कर रहा हूं, शारीरिक अवस्था की बात नहीं कर रहा मैं। एक मूर्ख, एक अंधा, एक लंगड़ा, मन से इमेजिन करो, ये तीन लोगों ने गुट बनाया। अब आंख बंद करके सोचो, एक मूर्ख, एक अंधा, एक लंगड़ा, मन से, शरीर से, मन से, इन तीनों लोगों ने एक गुट बनाया। और अंधा लंगड़े के कंधे पे बैठा कि भैया भाग, और हमको रास्ता दिखाएगा ये मूर्ख शुजाउद्दौला। और इन तीनों ने दुनिया की उभरती हुई शक्ति से जाकर पंगा ले लिया। बैटल ऑफ बक्सर 1764, 1764। रिजल्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, बस इमेजिन करो, आंख बंद कर लो, देखने की कोशिश करो, रिवाइव करो, उस घटना में जाओ तुम। एक मूर्ख, एक लंगड़ा, एक अंधा, एक तरफ मन से, और एक तरफ दुनिया की उभरती हुई डिसिप्लिन्ड। बक्सर का युद्ध 1764, बैटल ऑफ बक्सर 1764। रिजल्ट क्लियर है, रिजल्ट स्पष्ट है। मीर कासिम का तो पता नहीं, शाह आलम गुलाम बन गया, शुजाउद्दौला निर्भर हो गया कंपनी पर। शाह आलम को पकड़ लिया, कहां में? अरे बोले साहब हमारा वजीर हमको दौड़ा रहा साहब, हमको बहुत मारा साहब। अरे बोले तू हमारे साथ रह, तू मुगल बादशाह है? जी साहब, चल हमारे साथ, तुझको बिठाते हैं इलाहाबाद में, वहां बैठ तू, इलाहाबाद और काड़ा तुझे देते हैं, 56 लाख रुपया पेंशन। अरे बोले सरकार, मुगल बादशाह को कंपनी ने पेंशनर बना लिया। सोच के देखो, कंपनी जो तुम्हारे घर में व्यापार कर रही थी, उसने भारत के मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बना लिया। तुम्हारे घर का नौकर तुमको पेंशन देने लगा।
सिक्योरिटी देने लगा। तुम कितने बेहोश थे। इस देश की एक शक्ति को अपने ऊपर निर्भर कर लिया, अवध को। उसको खत्म नहीं किया, अवध को उसको खत्म नहीं किया। मराठा और अफगान उस वक्त की दो शक्तियां थी, और बंगाल में अभी बस इनका कब्जा हुआ था। इन्फेंट बंगाल, इन्फेंट नवजात बंगाल, कंपनी का नवजात शिशु बंगाल। अगर ये दोनों उस तरफ बढ़ेंगे, अफगानी और मराठा, तो बफर के रूप में कौन काम करेगा? अवध। क्या दिमाग लगाया उसने, कंपनी ने। और प्लासी के युद्ध से जो उपलब्धियां मिली थी, उसको बक्सर के युद्ध ने एक्सेप्टेंस दे दी, और यहीं से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।